Bismillahirrahmanirrahim. So today's topic is it's lecture number 8, and the topic for today will be weathering and erosion. So in this particular lecture, we will only cover this part, like this red part, which is weathering. So let us start weathering without any delay. So, what is weathering? Weathering is a set of physical, chemical, and biological processes that change the physical and chemical properties of rocks and soil at or near the Earth's surface. Like if I explain this in Urdu, तो ये बड़ी आपके लिए एक मुख्तसर सी बात लिखी है, लेकिन बहुत जामिया करके, मतलब एक बहुत बड़ी बात को बहुत कम अल्फाज में ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। तो वेदरिंग वो कह रहे हैं कि फिजिकल या केमिकल या बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं, और इसकी वजह से होता क्या है कि किसी रॉक की या सॉइल पार्टिकल की या जमीन की सरफेस की जो है फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज की चेंज हो जाती है। अब मैंने आपको लेक्चर अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया भी है कि वेदरिंग होती है कि किसी भी वजह से, अब वो वजह क्या है यहाँ पे, फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल, ठीक है। अब इन वजह से, इन वजूहात से रॉक की, सॉइल की या अर्थ सरफेस की जो फिजिकल या केमिकल नेचर चेंज होती है, उसे हम वेदरिंग कहते हैं, ठीक है। और एक चीज और भी यहाँ पे याद रखें कि वेदरिंग जो है वो अर्थ के सरफेस पे होती है। जो चीजें एक्सपोज्ड हों नॉर्मली, या जहां तक फिजिकल या केमिकल प्रोसेसेस होने का जो चांस हो, या अर्थ सरफेस या उससे थोड़ा सा नीचे, नॉर्मली ये जो आपके लिए वेदरिंग जो है डोमिनेंट है, वो अर्थ सरफेस पे है, एक्सपोज्ड चीजों पे है। तो एक्सपोज में यही हमारे पास रॉक्स आ जाती हैं, हमारे पास सॉइल आ जाती है, ठीक है। तो इनकी वेदरिंग होती है। अब let us explain further this term weathering. So weathering is the breakdown of rocks. अब हमने पीछे बात की कि वेदरिंग इज द चेंज इन फिजिकल और केमिकल नेचर, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे ये थोड़ा सा और स्पेसिफिक हो रहा है कि वेदरिंग इज द ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स, ठीक है, सॉइल एंड मिनरल्स, ठीक है। यानी कि अब ऑब्वियसली जो चीज एक्सपोज्ड है उन्हीं की ब्रेक डाउन होगी, उसे हम वेदरिंग कहेंगे। एज वेल एज वुड, ऑब्वियसली वुड इज आल्सो एक्सपोज्ड on the earth's surface, and artificial material through contact with earth's atmosphere, अर्थ एटमॉस्फेयर। यानी कि इन सारी चीज़ों जो हमने ऊपर मेंशन की कि रॉक, सॉयल, मिनरल, वुड, आर्टिफिशियल मटेरियल, ये सारी की सारी चीज़ें जब एटमॉस्फेयर, यानी कि हमारा जो सराउंडिंग है, इसके साथ जब कांटेक्ट में आती हैं, या जब वाटर के साथ कांटेक्ट में आती हैं, या जब बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स के साथ कांटेक्ट में आती हैं, तो उनकी ब्रेकडाउन होती है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड वेदरिंग। और दूसरी बात यह है कि वेदरिंग ऑकर्स इन सिचू। इन सिचू का मतलब है ऑन साइट, उसी जगह पे, अपनी ही जगह पे एग्जिस्टिंग। अगर कोई रॉक जो है वो एक जगह पे एग्जिस्ट कर रही है जहां पे है, तो उसी जगह पे उसके ब्रेक डाउन को, यानी कि पेरेंट रॉक से छोटे पार्टिकल का अलग होना, उसे हम कहते हैं इन सिचू। मतलब अपनी ही जगह पे, वहां पे जहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है वहीं पे उसका ब्रेक डाउन जो है, उसे हम कहते हैं कि वेदरिंग ऑकर्स इन सिचू, दैट इज इन द सेम प्लेस विद लिटिल और नो मूवमेंट। तो नॉर्मली मूवमेंट भी है तो बहुत कम होती है या होती ही नहीं है, ठीक है। एंड दस शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद एरोजन। अब एरोजन बिल्कुल अलग चीज है, हम लोग मिक्स कर जाते हैं कि वेदरिंग है कि अपनी ही जगह पे। अब अभी हम मतलब अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ रॉक को कंसिडर करते हैं, ठीक? किसी इनमें से रॉक, सॉयल, मिनरल में से, वुड में से किसी एक चीज को कंसिडर करते हैं। सो लेट अस कंसिडर रॉक, ठीक है। सो वेदरिंग है कि रॉक का अपनी ही जगह पे
उसका उसके पार्टिकल का ब्रेक डाउन होना। सो दिस इज वेदरिंग, ठीक है, और अपनी जगह पे। बट इरोजन जो है, ये क्या करता है कि अब वो जो रॉक के पार्टिकल जो रॉक से अलग हो गए, इरोजन में क्या होता है कि वो जो अलग हो गए पार्टिकल या लूज हो गए, उनकी मूवमेंट जो है ना, मूवमेंट को हम कहते हैं कि इरोजन है। अब मूवमेंट किसके थ्रू हो सकती है? खुद ब खुद मूव नहीं करते, ऑब्वियसली हमें कुछ एजेंट चाहिए। जिस तरह वेदरिंग में हमें एजेंट्स चाहिए थे, एजेंट्स थे कि हमने पीछे बात की कि चेंज set of physical, chemical, biological processes. These were the agents कि जिसकी वजह से वेदरिंग हो रही थी। अब इसी तरह एरोजन के लिए भी हमें कुछ एजेंट्स चाहिए, लाइक वाटर, ice, snow, wind, waves, and gravity, and then being transported and deposited in other locations. सो वाटर, स्नो, आइस, विंड, ये सारी चीजें उन लूज मटेरियल को, या जो अलग हुए हुए डिसइंटीग्रेटेड मटेरियल्स हैं, उनको ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं और फिर दूसरी जगह पे ले जाके वहां पे इनको डिपॉजिट कर देते हैं। तो उससे हम कहते हैं इरोजन। तो वेदरिंग है कि सिर्फ ब्रेक डाउन होना, इरोजन है कि वहां से ट्रांसपोर्ट होकर किसी दूसरी जगह पे जाके एक्यूमुलेट होना, जमा होना, तो उसे हम कहते हैं इरोजन। और हमने जो वेरी फर्स्ट स्लाइड में हमने बात की थी कि फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। अगर मैं आपको वही स्लाइड दिखाऊं, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, सो इट मींस के वेदरिंग की तीन टाइप्स हैं, ठीक है, थ्री टाइप्स ऑफ वेदरिंग। द फर्स्ट वन इज फिजिकल और मैकेनिकल, एक ही चीज है, ठीक है, देन केमिकल, देन बायोलॉजिकल। तो मैकेनिकल में वो कह रहे हैं समटाइम्स कॉल्ड फिजिकल। मैकेनिकल में होता ही है कि अच्छा, मैकेनिकल हो, फिजिकल हो, बायोलॉजिकल वेदरिंग हो, तीनों में काम एक ही हो रहा होता है कि जो मटेरियल है, जो पार्टिकल्स हैं, वो अपने पेरेंट मटेरियल से अलग होना हो रहे होते हैं, ठीक है। अब उसके पीछे जो फैक्टर है वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन रीजन, जो फिनोमेना है वो एक ही हो रहा है, और रीजन जो है वो डिफरेंट हो सकती है। आइदर वो फिजिकल या मैकेनिकल हो सकती है, आइदर केमिकल हो सकती है और बायोलॉजिकल हो सकती है। सो मैकेनिकल वेदरिंग में क्या होता है कि डिसइंटीग्रेशन होती है, ठीक है, ऑफ रॉक वाया मैकेनिकल प्रोसेस। अब हम सिर्फ यहाँ पे मैकेनिकल प्रोसेसेस को देखेंगे। लाइक मैकेनिकल प्रोसेसेस में क्या हो सकता है कि टेम्परेचर, एब्रेशन इन विंड, रेन ड्रॉप्स, ठीक है, टेम्परेचर का ऊपर प्लस माइनस होना, फिर इसी तरह विंड, ठीक है, जो बहुत ज्यादा एक तो होती है ना एयर, अब एक होती है विंड। विंड मतलब जो तेजदार हवा या आंधी टाइप, तूफान टाइप, तो वो जब आगे टकराती है रॉक से, तो वो क्या करती है कि पार्टिकल्स को अलग करती है, ठीक है, पेरेंट रॉक से, या वेदरिंग करती है इन शॉर्ट। और रेन ड्रॉप्स भी चूंकि ऊपर फिजिकल बाहर से कोई चीज हो रही है, ठीक है, सो दिस इज मैकेनिकल वेदरिंग। केमिकल में होता क्या है कि काम वही होता है कि डिकम्पोजिशन होती है या डिसइंटीग्रेशन होती है रॉक की या मिनरल की, ठीक है, थ्रू केमिकल रिएक्शंस एट द अर्थ सरफेस। सो केमिकल एजेंट्स कौन से? एसिड इन रेन एयर एंड रिवर्स। अब देखें, हमने वो एसिड रेन का फिनोमेना भी पढ़ा था पीछे अपनी क्लासेस में। तो जब रेन में जब एसिड हो, तो एसिड रेन होगी। तो इस तरह एयर में कोई ऐसी चीज है, ऐसे ऐसे पार्टिकल्स हैं जो एसिडिक हैं, ठीक है, या जो केमिकल हैं इन शॉर्ट। और इसी तरह रिवर के अंदर भी चूंकि हमें पता है कि रॉक्स होती हैं, तो रिवर के अंदर भी कोई कोई ऐसा केमिकल एजेंट है। तो उन जो रिवर के अंदर जो जो चीजें होंगी उनकी भी बेहतरीन होगी। और फिर आगे नेक्स्ट टाइप आ जाती है हमारे पास बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल में वो कह रहा है कि मैकेनिकल एंड केमिकल चेंजेस डायरेक्टली एसोसिएटेड विद एनिमल्स एंड प्लांट्स, प्लांट रूट्स, बोरोइंग एनिमल्स, रूट गैसेस, इंक्रीजिंग एसिडिटी। अब वो कह रहा है कि मैकेनिकल या केमिकल चेंजेस जब हो रही हों, तो उनमें अगर एनिमल या प्लांट्स शामिल हों, ठीक है, तो एनिमल यानी कि कोई मरे हुए जानवर, फिर उनके आगे फॉसिल्स वगैरह वो शामिल हो जाएं,
फिर इस तरह प्लांट भी चूंकि एनिमल्स के उसमें मतलब जानदारों में आते हैं, तो ये जब चीजें साथ में इन्वॉल्व होंगी तो वो फिर बायोलॉजिकल वेदरिंग होगी। और प्लांट रूट्स, ठीक है, इसी तरह बोरोइंग एनिमल्स, रूट गैसेस, increasing acidity. So these are all the phenomena of biological weathering. Okay. So we have three types of weathering: mechanical, chemical, and biological. So let us have a look on the following pictures. अब यहाँ पे देखें, दिस इज अ फिजिकल प्रोसेस, ठीक है, जिसमें प्लांट की रूट जो है वो बाहर निकल रही है। अब ऑब्वियसली विद द पैसेज ऑफ टाइम ये रूट जो है ये थिक होती जाएगी, तो यहाँ पे इन पे प्रेशर आएगा और ये वेदरिंग हो जाएगी इनकी, ये ब्रेक डाउन हो जाएंगे, ये रॉक्स एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। यहाँ पे हुए भी हैं, नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये देखें, बोरोइंग ऑफ एनिमल्स इस चीज को कहते हैं, ठीक है। ये जो जानवर वगैरह ये जब कोई होल वगैरह कर लेते हैं या अपने रहने के लिए वॉटेवर, ठीक है। अब ये देखें, ये सारे वेदरिंग की टाइप्स हैं, सारे के सारे। Now let us discuss this mechanical weathering in detail. Mechanical weathering: a rock is broken down into smaller pieces without changing its mineral composition. So इसको हम mechanical weathering, यानी कि मैं आपको ये एग्जांपल दूं कि लेट्स सपोज आपके पास कोई रॉक है। अब जिस तरह ये हमारा जो लेबर है, लेबर क्या करती है कि लेट्स सपोज कोई जैसे हथौड़ी या उससे पत्थर को लेके उसको जिस तरह तराशते हैं या पत्थर से तोड़ देते हैं, वो हथौड़ी से पत्थर को तोड़ देते हैं, तो अब उससे होता क्या है कि पत्थर टूट जाता है, एक पीस से मल्टीपल पीसेस में टूट जाता है। बट जो जो वो पत्थर था या जो रॉक है, उसकी जो केमिकल नेचर है या उसकी जो कंपोजिशन है, मिनरल कंपोजिशन, वो चेंज नहीं होती। रॉक, वो पत्थर एज इट इज रहता है, उसकी प्रॉपर्टीज में चेंज नहीं आता, तो उसे हम मैकेनिकल वेदरिंग कहते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेदरिंग इंक्लूड लोडिंग, अनलोडिंग, ठीक है। ये वही वाली एग्जांपल के साथ हम रिलेट कर सकते हैं जो मैंने अभी दी, ठीक है। फ्रॉस्ट हीविंग एंड वेजिंग, फ्रॉस्ट हीविंग एंड वेजिंग, इसी तरह प्लांट रूट्स, फ्रिक्शन एंड इम्पैक्ट्स, ठीक है। सो ब्रोइंग ऑफ एनिमल्स एंड थर्मल एक्सपेंशन। तो ये सारे के सारे वो रीजंस है जिसकी वजह से मैकेनिकल वेदरिंग होती है। और पीछे हमने ये, बल्कि यहाँ पे भी एक ब्रोइंग ऑफ एनिमल्स ये टर्म पढ़ी, तो ये मैंने आपको मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि मैं नोट्स ऐड करता होता हूँ। तो वो ब्रोइंग ऑफ एनिमल क्या है कि होल और टनल dug by certain animals such as rabbits for use as a hiding place or dwelling. Rabbit burrowed in the garden. अच्छा, ये उसके सिनोनिम है, ठीक है। burrowing क्या है कि होल और टनल dug by certain animals, ठीक है, for hiding, तो इसे हम burrowing of animals कहते हैं। मैकेनिकल वेदरिंग में फिर हम अब वन बाय वन इनको देखते हैं कि जो लोडिंग अनलोडिंग क्या है, फिर इस तरह फ्रॉस्ट वेदरिंग क्या है, थर्मल स्ट्रेस क्या है, ओशन वेव्स क्या है, सॉल्ट क्रिस्टल ग्रोथ क्या है, ठीक है। So first of all, let us see what is loading and unloading phenomena. So let me go to the slideshow mode. All right. So loading and unloading के joints parallel to ground open up forming sheets, ठीक है। अब ये देखें, ये लोडिंग अनलोडिंग की वजह से ये फिनोमेना हुआ है कि ये जो जॉइंट्स हैं रॉक्स के अंदर, ठीक है, ये पैरेलल हैं जमीन ग्राउंड की तरफ, ठीक है, पैरेलल है, तो ये शीट्स बन गई हैं। फिर इस तरह स्पॉलिंग स्मॉल प्लेटी फ्रेगमेंट्स फॉल ऑफ, ठीक है, मैनी ओपन अप ड्यूरिंग क्वेरिंग विद साउंड वंस रिलीव ऑफ स्ट्रेसेस। तो स्पॉलिंग स्मॉल प्लेटी फ्रेगमेंट्स फॉल ऑफ, ये चीज है, ठीक है। अब ये आपको नजर आ रहा है कि ये मैकेनिकल वेदरिंग से इस तरह की चीज, इस तरह का एंड रिजल्ट हमें मिलता है। और many open up during querying with sound once relieved of stresses. तो इसमें भी ऐसा कुछ नहीं कह रहा कि मतलब ये जब इस तरह का फिनोमेना होता है, क्वेरिंग क्या कहते हैं, क्वेरिंग होता है कि पत्थर को तोड़ने के अमल को ना क्वेरी, मतलब जहाँ पे रॉक्स का जो जिसे कहते हैं ना रॉक्स हो बहुत ज्यादा, उसे क्वेरी कहते हैं।
तो क्वेरीइंग के वहां से आप पत्थर को ऑब्टेन कर रहे हैं, हासिल कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, ठीक है, उसे क्वेरीइंग कहते हैं। तो अब उसको तोड़ने के वक्त होता यह है कि आप मतलब विद साउंड वंस रिलीव, होता क्या है कि आवाजें, ऑब्वियसली आवाज आती है, अब उस आवाज से भी इवन स्ट्रेसेस जनरेट होती हैं। तो ये उस चीज को बता रहा है। नेक्स्ट है जी फ्रॉस्ट वेजिंग। फ्रॉस्ट वेजिंग में मैं आपको आसान सी इंग्लिश में समझाऊं। वो फ्रॉस्ट वेजिंग में ये कहता है कि ये जो मतलब बड़े बड़े जो हमारे पास, जैसे हम चट्टाने कहते हैं या रॉक्स, उनमें होता ये है कि जब बारिश वगैरह होती है तो किसी भी तरह से उनमें उन जो है ना पोर्स में या उन क्रैक्स में पानी चला जाता है। अब होता यह है कि पानी चूंकि लिक्विड है, फ्लूइड है, लेकिन जब सर्दियां आती हैं तो वो पानी जो है वो फ्रीज हो जाता है। अब जब वो फ्रीज हो गया तो वो फिर पानी नहीं रहता, वो एक सॉलिड बन जाता है, आइस। ठीक है। जब वो पानी जो है वो लो टेम्परेचर की वजह से आइस में कन्वर्ट हो जाए तो वो फिर मतलब सॉलिड हो गया। अब वो जो सॉलिड है वो इन क्रैक्स में, जिस तरह ये क्रैक्स हैं, ये क्रैक्स हैं, इन क्रैक्स में वो उस आइस की 9% एक्सपेंशन हो जाती है। अब पहले तो पानी था, कोई एक्सपेंशन नहीं थी, लेकिन जब आइस बन गया तो 9% एक्सपेंशन हो गई। वो एक्सपेंशन क्या करती है, प्रेशर एक्सर्ट करती है रॉक्स की दोनों साइड्स पे, इस साइड भी इस साइड भी, ठीक है। अब देखें यहाँ पे ये जो है, जिस ये वाटर की एग्जांपल ली हुई है, और ये प्रेशर एक्सर्ट कर रही है रॉक्स के दोनों साइड्स पे। यहाँ पे ये देखें, ये मतलब आइस बनाई हुई है, ये रॉक्स के दोनों साइड्स पे प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। तो होता क्या है कि ये जो फिर मतलब ये जो लूज वाले रॉक्स हैं वो फिर गिर जाते हैं, ऑब्वियसली प्रेशर की वजह से। तो इसे हम कहते हैं कि फ्रॉस्ट वेजिंग। यहाँ पे पढ़ भी लेते हैं कि क्या है। फ्रॉस्ट वेजिंग इज कॉज्ड बाय द रिपीटेड फ्रीज था फ्रॉस्ट फ्रीज था इसे ही कहते हैं कि फ्रीज था, कि पानी फ्रीज हो गया, ठीक है। फ्रॉस्ट वेजिंग occurs as a result of 9% expansion of water when it is converted to ice. Cracks filled with water are forced further apart when it freezes. तो वही क्रैक्स जो हैं filled with water इन फर्दर इनको फोर्स करते हैं। तो ये आपको आई होप कि समझ आ गया होगा। नाउ प्लांट रूट्स। अब दिस इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है, सारी जो फिगर है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। तो ये देखें आप, यहाँ से प्लांट रूट निकल रहा है, यहाँ से भी, ठीक है। तो हो क्या रहा है कि तो हो क्या रहा है कि ये देखें, ये जो पीछे जो रॉक है, पत्थर है, ओब्वियसली ये ब्रेक डाउन होंगे, ये वन फर्म या सॉलिड जो है जिसे कहते हैं ना रॉक, ये नहीं रहेगा, ये ओब्वियसली टूटेंगे। नाउ वी हैव फ्रिक्शन एंड रिपीटेड इम्पैक्ट्स। सो टेम्परेचर वेरिएशन इन हॉट क्लाइमेट, ठीक है, इन हॉट क्लाइमेट फ्रेगमेंट्स, ये हॉट क्लाइमेट में क्या होता है, टेम्परेचर हमें पता है ऊपर ऊपर नीचे होता है, ठीक है। फ्रेगमेंट्स ऑफ आउटर लेयर ऑफ रॉक्स स्प्लिट ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सफोलिएशन। ये चीज बता रहा है कि हॉट क्लाइमेट में क्या होता है, टेम्परेचर जो है उसमें वेरिएशन बहुत ज्यादा आती है। तो बड़े बड़े जो रॉक्स हैं वो दो हिस्सों में टूट जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं कि एक्सफोलिएशन, इस प्रोसेस को, ठीक है। नाउ क्रैक्स में फॉर्म salts and water cause decomposition and increase weathering called insolation, ठीक है। कि अब इंसोलेशन वो फिनोमेना है जहाँ पे क्रैक्स आए सॉल्ट्स की वजह से, एंड वाटर कॉज डिकम्पोजिशन, यानी कि क्रैक्स आते हैं, ठीक है, क्रैक्स आए, फिर उसके बाद होता क्या है कि इसी चीज में क्रैक्स आए और सॉल्ट और वाटर जो है वो क्या करता है, इनको डिकम्पोज करता है और इंक्रीज वेदरिंग कॉल्ड इंसोलेशन। इस फिनोमेना से, यानी कि क्रैक्स का डेवलप होना फिर सॉल्ट और वाटर की वजह से डिकम्पोज होना, उसे हम इंसोलेशन कहते हैं। दिस इज द एग्जांपल।
ग्रोइंग ऑफ एनिमल्स, ठीक है। ये आई होप आप सबका एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं हुआ होगा इस चीज के साथ। Now we have thermal expansion या temperature changes. So this figure is also self-explanatory. I think मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। ये देखिए थर्मल चेंजेस के थे लास्ट टाइम, बल्कि लास्ट ईयर 2020 में ऑस्ट्रेलिया के फॉरेस्ट में आग लग गई थी। वो थर्मल चेंजेस की वजह से या टेम्परेचर चेंजेस की वजह से। फिर इसी तरह जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडे इलाके हैं, सर्दी की वजह से इतनी बर्फ होती है। तो अब ये जो फैक्टर्स हैं ये सारे के सारे रिस्पॉन्सिबल हैं किसकी? ऑब्वियसली ये नेचर को डिस्टर्ब करते हैं, रॉक्स को, वुड को, सॉइल को। ये डिस्टर्ब कर जो जो चीज़ें एक्सपोज्ड हैं उनका ब्रेक डाउन होता है। तो ऑब्वियसली अब इसमें भी आप देखें आग की वजह से हर चीज़ का ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी हो रहा है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी हो रहा होगा। नाउ वी हैव केमिकल वेदरिंग, ठीक है। केमिकल वेदरिंग क्या है कि हमने यानी कि मैकेनिकल वेदरिंग को अभी तक डिस्कस कर रहे थे। केमिकल वेदरिंग इज द अगेन हर किस वेदरिंग जहाँ पे भी वर्ड आएगा इट मीन्स के ब्रेक डाउन है, रॉक्स का ब्रेक डाउन है। रॉक ले लें, अर्थ ले लें, बार बार मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है, बट जो भी चीज़ आप लें उसका ब्रेक डाउन को वेदरिंग ही के मतलब वेदरिंग होगी तो इट मीन्स के ब्रेक डाउन है। अब केमिकल है तो उसमें वो कह रहे हैं कि break down breaks rock down chemically, adding or removal chemical agents and changes them into other material. अच्छा, मैकेनिकल में हमने बात की कि जो रॉक जब ब्रेक डाउन होती है तो वो मतलब उसकी प्रॉपर्टीज या उसकी केमिकल नेचर वो डिस्टर्ब नहीं होती। मतलब जिस तरह का पेरेंट रॉक है और जो टूट गया वो भी वैसे ही रहेगा, वो भी उसकी भी वही नेचर होगी। बट इस केस में क्या होता है कि मतलब रॉक जो है डिसइंटीग्रेट हुआ, टूटा, फिर जो जो पार्टिकल्स टूटे वो जो केमिकल एजेंट्स हैं वो उसके साथ कोई रिएक्शन करके तो कोई और आगे से मटेरियल बना देंगे, ठीक है। तो इसमें अगर रिमूविंग केमिकल एलिमेंट एंड चेंजेस देम इनटू अदर मटेरियल्स, ठीक है। यानी कि वो केमिकल नेचर उसकी डिस्टर्ब हो जाएगी, कोई और रॉक बन जाएगा। Chemical weathering consists of chemical reactions, most of which involve water. Obviously, जहाँ पे वाटर के अंदर स्पेशली ऑक्सीजन जहाँ पे नहीं होगा तो वहाँ तब तक केमिकल जो रिएक्शन है वो ज़्यादा डोमिनेंट नहीं होगा। तो अब वो कह रहा है कि केमिकल वेदरिंग में केमिकल रिएक्शंस होते हैं और मोस्टली उनमें वाटर इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अब ये देखें ये सब कुछ केमिकल प्रोसेसेस बताए हुए हैं आपको कि सॉल्यूशन कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉइल प्रोफाइल मेकिंग कार्बोनिक एसिड विद परकोलेटिंग रेन वाटर के। अब देखें वो कह रहे हैं कि जमीन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। अब जब वाटर उसके साथ कंबाइन होगा तो वो कार्बोनिक एसिड बना देगा, ठीक है। जब यानी कि रेनफॉल होगी तो वो कार्बोनिक एसिड बना देगा जमीन मट्टी के अंदर, ठीक। इसी तरह ऑक्सीडेशन के ऑक्सीजन जब मिनरल्स के साथ कंबाइन होगा तो वो ऑक्साइड बनाएगा। लाइक जिस तरह रस्टिंग होती है, हमने लास्ट लेक्चर में भी शायद डिस्कस किया था मिनरल्स वाले में कि आयरन के ऊपर जब ऑक्सीजन अपनी कोटिंग कर देता है तो वो रस्टिंग हो जाती है, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन जो है ये उसकी एग्जांपल है। रिडक्शन में ऑक्सीजन क्या है कि जब उस मटेरियल किसी को लीव करता है तो अगेन ऑक्सीजन लीव किया तब भी केमिकल प्रोसेस हुआ और उसकी जो नेचर है वो केमिकल नेचर डिस्टर्ब होगी। हाइड्रेशन में क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एक्सपेंड्स क्ले। हाइड्रेशन में ये होता है कि वाटर का एब्जॉर्ब होना, ठीक है। कोई चीज वाटर को एब्जॉर्ब कर रही है, हाइड्रेट कर रही है, ठीक है। तो अब इसमें इसमें होता है कि अब लेट सपोज कोई ऐसी चीज जो वाटर को एब्जॉर्ब कर लाइट क्ले तो वो फिर एक्सपैंड हो जाएगी फर्दर। तो केमिकल वेदरिंग हैपेंस क्विकली इन वार्म गर्म मॉइस्ट एनवायरनमेंट जहाँ पे नमी हो, ठीक है। बिकॉज वाटर इज नीडेड फॉर द केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। द वार्म वेदर स्पीड्स अप द रिएक्शन। जो वार्म वेदर है वो रिएक्शन को स्पीड अप करता है। और द एजेंट्स ऑफ केमिकल वेदरिंग water, oxygen, carbon dioxide, living organism and acid rain. So these are the agents which are responsible for chemical weathering.
नो वाटर। अब देखें ये वाटर ने ही क्या कर दिया रॉक के साथ। एक तो दिस इज क्वाइट पॉसिबल कि ये रॉक जब बनी थी तो उस टाइम ये जो इतनी स्मूथ स्मूथ हमें नजर आ रही है ये इतनी स्मूथ शायद ना हो, ठीक है, ना होती। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम अब देखें इसमें ये गड्ढे पड़ना शुरू हो गए और ये पानी यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है, लाइक जिसे हम कहते हैं कि झील झील टाइप वो चीज हमें दे रही है, ठीक है। अब ये ऑक्सीडेशन है जिसे रस्टिंग होती है। ये देखें मट्टी और इसके अंदर रॉक्स टाइप कुछ चीजें हैं, ठीक है। अब ये देखें रस्टिंग क्लियरली नजर आ रही है। यहाँ पे भी ये अगर आप कॉर्नर इसके देखें तो ये रस्टिंग, ठीक है। आयरन combines ऑक्सीजन in the presence of water in a process called oxidation. The product of oxidation is rusting. Now we have again another type of chemical weathering, that is karst topography. Karst topography क्या चीज है कि a type of landscape in rainy regions where there is limestone near the surface, characterized by caves, sinkholes, and disappearing streams created by chemical weathering of limestone. तो लाइमस्टोन हमें पता है कि चूने का पता है, ये जमीन मतलब नेचुरली हम इसको जमीन हमें मिलता है, ठीक है, जमीन से, ठीक है। इसके मतलब जिस तरह चट्टाने और पहाड़ों से हमें मतलब ये लाइमस्टोन मिलता है। अब होता यह है कि मतलब इसकी जब बारिश होगी तो होगा क्या कि ऑब्वियसली लाइमस्टोन हमें हमें पता है जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो होता ये है कि कैल्शियम कार्बोनेट जब पानी के साथ मिक्स करता है तो वो रिएक्शन बनाता है और फिर इसी तरह ये कैल्शियम कार्बोनेट जाके एक्युमुलेट होना शुरू हो जाता है और ये नई एक हिल सी मतलब पहाड़ी सी बना देता है, ठीक है। सो लेट मी शो यू व्हाट इज मतलब स्पेसिफिकली कास्ट क्या चीज़ है। कास्ट KARST, तो ये मैंने नोट्स यहाँ पे ऐड किए हुए हैं, ठीक है। कास्ट इज अ टोपोग्राफी formed from the dissolution of soluble rocks such as limestone, dolomite, gypsum, ठीक है। कि ये कहता है कि टोपोग्राफी इस तरह की ये हिल्स ही बनना, ठीक है। It is characterized by underground drainage system with sinkholes and caves, ठीक है। It has also been documented for more weathering resistant rocks such as quartzite, mm, given the राइट कंडीशन, ठीक है। तो ये एक इसे हम कास्ट कहते हैं, KARST। नाउ दीज आर फीचर्स ऑफ कास्ट केव्स। अब ये देखें ये अंदर कोई केमिकल एजेंट्स जो हैं एक्यूमुलेट हुए हुए हैं, ये सारे मतलब जो पीछे हमने पढ़ेंगे जिप्सम और ये सिंक होल्स बने, ठीक है। कि मतलब रोड पूरी की पूरी यहाँ पे नीचे बैठ गई है, ठीक है। कि अब इसके नीचे अब जब पुअर कंस्ट्रक्शन हुई एक तरह से, वो कैसे कि जब ये लोग रोड बना रहे थे तो इन्होंने देखा नहीं कि नीचे है वो है कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, मतलब लाइमस्टोन है नीचे। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम पानी आता गया, वो लाइमस्टोन जो है ना डिजॉल्व होता गया पानी में, तो करते करते नीचे से होल बन गया, खाली हो गई जगह। तो फिर अचानक से ऑब्वियसली जब होल बन गया, कैविटी बन गई, तो वो रोड फिर बैठ गई। तो इसे हम सिंक होल कहते हैं। Now we have the last type, which is biological weathering. Biological weathering involves processes that can be either chemical or physical in nature, ठीक है। अब होगा केमिकल या फिजिकली, लेकिन हमने बात की थी कि जहाँ पे एनिमल्स या प्लांट्स की वो चीजें शामिल होंगी तो हम वो बायोलॉजिकल हो जाएगा साथ में। Biological weathering can be considered special types of mechanical or chemical. Obviously यहाँ पे या तो मैकेनिकल होगा या केमिकल होगा, लेकिन जब प्लांट्स और एनिमल्स की वो डिके और वो डिकम्पोजिशन वो चीजें साथ में मिक्सअप हो जाएंगी तो वो फिर स्पेशल टाइप हो जाएगी मैकेनिकल और केमिकल वेदरिंग की, और अलग से हम उसे बायोलॉजिकल वेदरिंग भी कहेंगे। तो बायोलॉजिकल वेदरिंग जो है इज ब्रेक डाउन, ऑब्वियसली वेदरिंग का नाम आ गया है तो इट मींस कि ब्रेक डाउन होगा। बायोलॉजिकल वेदरिंग इज ब्रेक डाउन ऑफ रॉक caused by the action of living organisms, caused by the action of living organisms including plants
ब्रोइंग एनिमल्स एंड लिचेंस। लिचेंस क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। लिचेंस इज बेसिकली दिस थिंग। अब ये जो चीज है, दिस इज आल्सो अ टाइप ऑफ प्लांट जो पत्थरों के ऊपर या जो दरख्तों के ऊपर, जो ये जो लिचेंस है, ये बड़ा स्लोली ग्रो करता है ये प्लांट, ठीक है। तो ये दिस इज अ टाइप ऑफ बायोलॉजिकल वेदरिंग, ठीक है। और लेट मी शो यू द डेफिनेशन ऑफ लिचेन, या लिचेन इटसेल्फ है क्या। लिचेन अ सिंपल slow growing plant that typically forms a low crusty leaf like or branching growth on rocks, walls and trees. So lichens इसको कहते हैं, ठीक है। And that's it. uh, that's all about weathering. erosion हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कवर करेंगे, बट एरोजन पे जाने से पहले मैं इसी प्रेजेंटेशन के लास्ट पे आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, जो कि ये है हमारी असाइनमेंट नंबर 2। हमारे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कोर्स कंटेंट अपना दिखाया था, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको कहा था कि कुछ चीज़ें हमारी जो कोर्स कंटेंट में बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, छोटी छोटी टर्म्स हैं। तो आपने क्या करना है कि मैंने ये जो चीज़ें बताई हैं आपको, ठीक है, कि ग्लेशियर्स एंड ग्लेशिएशन, डिप, स्ट्राइक्स, फोल्ड्स, फॉल्स, जॉइंट्स, अनकन्फॉर्मिटीज, fissure, conformable and unconformable series of data, effects of folding, faulting and joints on civil engineer projects and their recognition in the field। ये सारी की सारी टर्म्स को आपने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। मतलब ऑब्वियसली आप इंटरनेट से ही सारी चीजें लेंगे, समराइज करेंगे, फिर उसके बाद आपने विद पिक्चर्स हर एक चीज की एक्सप्लेनेशन, मतलब बड़ी अच्छी हर चीज को। अब लेट्स सपोज आपने फोल्डिंग लिया, कि पहले पहले आप बताएं फोल्डिंग है क्या, फिर फोल्डिंग के इफेक्ट्स क्या हैं। अब फोल्डिंग की पहले आप जब बताएंगे कि व्हाट इज फोल्डिंग, तो फोल्डिंग के साथ में पिक्चर, फिर उसके इफेक्ट्स उसके साथ में पिक्चर। तो ये इस तरह से आपने ये सारी की सारी टर्म्स को कंबाइन करना है और एक असाइनमेंट आपकी 2 बन जाएगी। और ये अच्छे से समराइज करना है, बिल्कुल एग्जैक्टली इंटरनेट से कॉपी पेस्ट नहीं करना। चीज़ों जो चीज़ें आपसे जितनी मांगी गई हैं, बस उन्हीं चीज़ों को उसी तरह से मतलब समराइज करके। तो ये आपकी असाइनमेंट नंबर 2 है और ये नेक्स्ट वीक सबमिट होगी। तो मैं इसकी सबमिशन जो है वो उस वहाँ पे LMS पे क्रिएट कर देता हूँ। सो दैट्स इट फॉर टुडे। बाकी हम इंशाल्लाह अपने लाइव सेशन में क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करते हैं। सो